एक सेकंड वेट करिए। आप क्या बोल रहे हो, मतलब वो ऑप्थेल, हाँ सॉरी, ऑप्थेल्मिक है, ठीक है। कौन कौन सी, ये मैंने अभी आपको बताया, वेरी गुड, दिमाग में नहीं रहा, ठीक है। कौन जो आपको 3 ब्रांच कौन कौन सी बताई, पहली वाली ऑप्टिक, ऑप्टिक नहीं है, ऑप्थेल्मिक होती है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक ऑप्टिक नाम बोल रहा हूँ, सप्लाई वही करती है, सप्लाई मैंने आपको सही बताया था, सप्लाई यही होता है, सप्लाई पूरा यही है, ये ऑप्थेल्मिक पार्ट को, ये मैक्सिलरी पार्ट को, मैंडिबुलर, सप्लाई को, ये बस ऑप्टिक बोल दिया तो ऑप्टिक नहीं होता, ऑप्थेल्मिक, दोनों वही सप्लाई करते हैं, ऑप्टिक या ऑप्थेल्मिक, सप्लाई आंख को ही करती है, नाम ऑप्थेल्मिक बोलती है, ठीक है। सप्लाई आंख के आई वाले एरिया को ही करती है, इसलिए मैंने ऑप्टिक बोल दिया था, वैसे नाम इसका ऑप्थेल्मिक है, ठीक है। चाहे ऑप्टिक हो चाहे ऑप्थेल्मिक, सप्लाई आंख को ही करती है, एक ही आप भी समझ लोगे, नाम भी एक ही है, लेकिन आप ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक याद रखना, ठीक है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। आगे क्या, ट्राइजेमिनल न्यूरिज्म मे बी एन अर्ली सिम्टम ऑफ, अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया, मस्कुलर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अर्ली सिम्टम्स मिलता है। सेंसरी सिम्टम में नमनेस, पेरिस्थेशिया, ये सब तो आपको सब कॉमन है, ये तो सारी चीजें आप खुद लिख के आ सकते हो। पेरिस्थेशिया ड्यू टू पोस्टीरियर कॉलम डीमाइलिनेशन, आपको पता है, मैंने आपको बताया ना पोस्टीरियर कॉलम, मैंने आपको 3 कॉलम बताए थे, एक आपको फिर बताता हूँ। 3 कॉलम होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके जो चलते हैं, एक होता है पोस्टीरियर कॉलम, एक होता है आपका कौन सा, स्पाइनोथैलेमिक, और एक आपका होता है मोटर वन, ठीक है। पोस्टियो कॉलम है, जिसको डोर्सल कॉलम, पोस्टियो कॉलम या डोर्सल कॉलम, जो आपके क्या लेके चलता है, प्रेशर, टच, सेंसेशन, वाइब्रेशन, ये सब ये पोस्टीरियर कॉलम लेके चलता है। स्पाइनोथैलेमिक आपकी 2 चीजें लेके चलता है सिर्फ, टेम्परेचर एंड पेन, और मोटर वाले सारे आपके मोटर फंक्शन को लेके चलता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कौन सा कॉलम जा रहा है, पोस्टीरियर कॉलम देखने को जाएगा, यानी डॉर्सल कॉलम देखने को जा रहा है, यानी कौन से सिम्टम्स मिलेंगे देखने को, पेशेंट को प्रेशर, टच, वाइब्रेशन, अब ये सब फील होना हो जाएंगे बंद, इसीलिए लिखा है पोस्टीरियर कॉलम लीजन रिजल्ट इन इंपेयर्ड वाइब्रेशन सेंसेशन एंड जॉइंट पोजीशन सेंसेशन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस मिलता है, दैट इज लिथरमर साइन, ये याद रखना है, 2 मार्क्स में जरूर पूछते हैं, और इसमें तो चैप्टर में तो लिख के ही आना है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा होता है, विद सर्वाइकल पोस्टीरियर, इसमें क्या आपकी जो सर्वाइकल की जनरली, अब क्या मैंने आपको बोला ब्रेन भी इन्वॉल्वमेंट में, सर्वाइकल कॉर्ड भी, तो जो सर्वाइकल कॉर्ड की जो पोस्टीरियर कॉलम इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से पेशेंट एकदम फ्लेक्शन करता है ना, ऐसा सडन शॉक लगता है, उसको ऐसा लगता है जैसे करंट लग गया हो, जैसे अगर वो फ्लेक्शन करने की कोशिश करता है तो सडन शॉक लाइक सेंसेशन होता है उसके लिम्स में, जैसे उसने फ्लेक्शन करा, क्योंकि फ्लेक्शन करने पे क्या होता है, नर्व खिंचती है, नर्व ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, आप फ्लेक्शन करोगे सर्वाइकल की नर्व खिंचेंगी, जैसे खिंचेंगी उसके लिम्स में एकदम शॉक लग, जैसे करंट लग गया हो, ऐसा सेंसेशन फील होता है, इसको बोलते हैं लिथरमर साइन, याद रखना, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। लिथरमेटिस साइन क्या, विद सर्वाइकल पोस्टीरियर कॉलम इन्वॉल्वमेंट, सर्वाइकल पोस्टीरियर कॉलम इन्वॉल्वमेंट हो गई, अब जैसे आप फ्लेक्शन करते हो तो पीछे की नर्व क्या खिंचती है, जैसे ही खिंचती है ना, आपको एकदम शॉक लाइक सेंसेशन फील होता है लिम्स में, ठीक है, एकदम ऐसा लगता है जैसे शॉक लग गया हो, करंट लग गया हो। अब स्पाइनोथैलेमिक लीजन, स्पाइनोथैलेमिक लीजन भी मैं आपको बता चुका हूं, पेन टेम्परेचर भी लॉस हो जाता है, यानी रिजल्ट इन डिसएस्थेशिया, यानी आपके सेंसेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ बर्निंग, कोल्डनेस, ये फील ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सब टेम्परेचर ही तो है, तो बर्निंग, कोल्डनेस, वार्मथ, ये सब फील नहीं होता, टेम्परेचर और पेन भी फील नहीं होता, विद एसोसिएटेड सेंसरी लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर कॉन्ट्रालेटरल टू दी लीजन, जिस जगह लीजन हुआ उसकी कॉन्ट्रालेटरल साइड में ये सारी चीजें चली जाती हैं। अगेन एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, देखो आपको ये, देखो ये यहाँ तक इतना ही है, 2 जगह पर आपको होता है, अगर आपको समझो प्लेग नर्व की किस रूट में, अगर ब्रेन अपर मोटर न्यूरॉन में, ब्रेन में बन रहा है तो आपको अपर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स आएंगे, और स्पाइनल कॉर्ड में बन रहा है तो आपको लोअर मोटर सिम्टम्स डेवलप होंगे, है ना। इसमें कोई क्या बात है कि अगर हम जानते हैं ये अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन पीडीपी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, अपर मोटर न्यूरॉन्स यानी ब्रेन के न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन यानी स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन, अगर इंजरी अपर इस लेवल पे हुई है तो अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और अगर नीचे लोअर पे हो, पोस्टीरियर, देखो 2 होते हैं, अगर पोस्टीरियर सेल्स पे हो तो उसको बोलते हैं प्लेग एट पोस्टीरियर रूट एंट्री जोन, यानी ब्रेन के लेवल पर पोस्टीरियर रूट,
इसलिए तो आप उन्हें पढ़ते हो एंटीरियर हॉर्न सेल्स, अगर पढ़ के आए हो आपको याद हो, पोलियो में पढ़ाए थे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जो सेल्स रन करते हैं एंटीरियर सेल्स बोलते हैं, और ब्रेन में जो रन करते हैं उन्हें पोस्टीरियर सेल बोलते हैं, पोस्टीरियर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जब अगर पोस्टीरियर सेल में हो जाए तो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में होता है, और अगर एंटीरियर रूट इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, अब ये पहले ब्रेन वाला पढ़ता है, अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में हो गया तो क्या होगा, बोले अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में हो गया तो सर सिम्टम दिखेंगे अपर मोटर न्यूरॉन के, अपर मोटर न्यूरॉन। क्या मैंने बोला कि अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में है तो अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट में होती है। ठीक है, और अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि पोस्टीरियर सेल्स इन्वॉल्वमेंट में है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट में है तो लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट में, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट में तो इसका मतलब क्या है कि आपके एंटीरियर रूट सेल इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, अब ये आपको याद होनी चाहिए कि जब भी अपर मोटर न्यूरॉन होता है तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में, और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट में हो तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं। अगर आप ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में होता है तो आपको जनरली ब्रेन वाली इन्वॉल्वमेंट में आ गए तो आपको मोनोपैरेसिस मोटर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मोनोपैरेसिस मिलता है, मोनोपैरेसिस का मतलब होता है सिंगल लिम्ब, यूजुअली आपका जनरली एक हाथ, एक लिम्ब आपका इन्वॉल्व, उसमें वीकनेस देखने को मिलती है, या दोनों हाथ में मिल सकती है, या दोनों पैरों में मिल सकती है, मगर मोस्टली मोनोपैरेसिस में एक इसका ब्रेन वाले का इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक साइड भी देखने मिल कुछ भी सकती है, अब देखो सभी तो हो गए एक हाथ में, दोनों हाथ में, या एक साइड के बॉडी में, या चारों हाथ पैर में, मगर इसमें एक मोनोपैरेसिस थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है, बाकी मिल कुछ भी सकती है देखने को, है ना। और पैरापैरेसिस यानी क्या, दोनों हाथ पैर इज द रिजल्ट ऑफ स्पाइनल डीमाइलेशन यूजुअली इन दी सर्वाइकल रीजन। वो तो हम जानते हैं कि सर्वाइकल रीजन पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, अगर वो बिगड़ गया तो फिर पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट में हो जाती है। साइंस क्या देखेंगे, अगर अपर मोटर न्यूरॉन है तो ध्यान रखना हमेशा मसल टोन बढ़ती है, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट है तो मसल टोन गिर जाती है, यानी अपर मोटर न्यूरॉन में ऐसे पेशेंट स्पास्टिसिटी में चले जाते हैं, मसल टोन बढ़ने से क्या स्पास्टिक हो जाते हैं, और वहीं लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट हो तो लोग फ्लैसिडिटी में चले जाते हैं, यानी क्या फ्लॉपी हो जाते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन में टोन बढ़ेगी, और सीधी सी बात अगर मसल स्पास्टिक होती है तो जो आपके रिफ्लेक्सेस थे वो आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, बाइसेप का रिफ्लेक्स लोगे तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स देगा, और अगर टोन गिर गई तो रिफ्लेक्स नहीं देगा, यही तो होता है, उल्टा ही तो होता है। एक्सटेंशन प्लांटर रिस्पॉन्स मिलेंगे, यानी बेबेंस्की रिफ्लेक्स मिलते हैं, जो एबनॉर्मल स्ट्रोक के पेशेंट में मिलते हैं ना बच्चों वाले, वो रिफ्लेक्स देखने को मिल जाते हैं। क्यों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि टोन बढ़ गई है। दो चीजें याद रखो, जब भी टोन बढ़ती है ना, जब भी टोन बढ़े आपके बॉडी में दो रिस्पॉन्स होते हैं, दो रिफ्लेक्स होते हैं, एक होता है डीप रिफ्लेक्स, एक होते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। जो डीप रिफ्लेक्स होते हैं ना ये तो एक्सिबरेट बढ़ जाते हैं। डीप रिफ्लेक्स कौन से होते हैं आपके, बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप, नी रिफ्लेक्स, ये सब होते हैं डीप रिफ्लेक्स होते हैं, ये सब भयंकर तरीके से आ रहे होते हैं। इस तरीके से कि पेशेंट को, जैसे सपोज करो ये मेरी नी है, मैं नी पे अगर जब रिफ्लेक्स लेता हूं तो इतना सा आता है, ऐसे पेशेंट में इनकी टोन बढ़ गई, इनका खतरनाक आता है, क्योंकि टोन बहुत डेवलप है। मगर जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स होते हैं जैसे कोर्निया का, एब्डोमिन के, ये सुपरफिशियल मसल के रिफ्लेक्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, टोन बढ़ने पर, आप टोन टोन घटने पर इसका उल्टा कर दो, टोन घटने पर इसका उल्टा कर दो तो क्या होगा, इसमें क्या है आपकी टोन बढ़ जाएगी और हाइपर एक्टिव टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेंगे। जस्ट अ सेकंड, तो क्या हाइपर एक्टिव टेंडन रिफ्लेक्स मिलेंगे, और एक्सटेंशन प्लांटर रिस्पॉन्स और एब्डोमिनल जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है वो नहीं देखने को मिलेंगे। पिरामिडल डिस्टेंस वीकनेस देखने को मिलती है,
और वहीं लोअर मोटर न्यूरॉन की हो जाए तो हमने बात करी थी स्पाइनल कॉर्ड में होगा, यानी लोअर मोटर न्यूरॉन के यानी एंटीरियर रूट सेल चलेगा, यानी लोअर मोटर के साइंस मिलेंगे। क्या होगा, विजन चला जाएगा। इसमें भी वही है, एक्यूट ऑप्टिक न्यूराइटिस मैंने बताया था कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसका इन्फ्लामेशन मिलता है, जिसको रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस देखने को मिलता है। इसमें देखो जब भी यार लोअर मोटर साइंस के में आपको बहुत ज्यादा आंखों के सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, आंखों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, न्यूराइटिस प्लस आपको ऑक्यूलर मूवमेंट यानी आंखों की मूवमेंट करने पर दिक्कत होगी। डिप्लोपिया मिलता है, डिप्लोपिया मतलब क्या, डबल विजन हो जाता है। मालूम क्यों हो जाता है, क्योंकि आपकी थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व डिस्टर्ब हो जाती है। प्लस इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोपेडिजिया देखने को मिलता है। ये क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मेजिया, ये होता है डिसऑर्डर ऑफ कंजुगेटेड लेटरल गेट्स। पेशेंट एक साइड का देख नहीं पाता। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मेजिया मतलब क्या, पेशेंट का एक साइड का जो उसका एक साइड का गेज खत्म हो जाता है। और निस्टिमस तो आप जानते ही हैं, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, ठीक है। कुछ और अदर फीचर्स देखने को मिलते हैं, उन्हें तो रख लो। बहुत सारे आप सिम्टम्स बहुत सारे खुद के मन से भी लिख के आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि नर्व जा रही। वेस्टिबुलर डिसफंक्शन मिलेगा, यानी लॉस ऑफ बैलेंस वगैरह, वर्टिगो वगैरह मिलेगा, वर्टिगो ऑफ सेंट्रल टाइप है नी, अटैक्सिया मिलेगा गेट का, लिम्ब इनकोऑर्डिनेशन मिलेगा, गॉगल ब्लैडर डिसफंक्शन यानी स्फिंक्टर डिस्टरबेंस मिलेगा, यानी स्फिंक्टर डिस्टरबेंस विद अर्जेंसी टू मिस्चुरेट। मेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, मूड चेंजेस, यूफोरिया और डिप्रेशन। यूफोरिया यानी सब कुछ अच्छा लगना, डिप्रेशन यानी सब कुछ लो हो जाना, कुछ भी देखने को मिल सकता है। वेट अ सेकंड। तो अब हमने क्या बोला, अटैक्सिया ऑफ गेट एंड लिव इन कोऑर्डिनेशन, स्फिंक्टर डिस्टरबेंस मिल रहा है विद अर्जेंसी टू मैच्योरेशन, यानी गॉगल ब्लैडर डिसफंक्शन लिख दो, मेंटल चेंजेस, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट यानी थिंकिंग स्किल्स वगैरह, ये सब भी धीरे धीरे करके हम पूरा मेंटल लेवल की चीजें भी होना चालू होती है। डिसएर्थरिया यानी स्लर्ड स्पीच, पेन, और फोटोप्सिया का मतलब मालूम क्या होता है, ऐसे पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कोई एकदम फ्लैश लाइट जला रहा हो उनकी आंखों पे, विजन पे ऐसा लगता है जैसे फ्लैश लाइट जल रही हो। तो ये सारी क्या होता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट में आ रही, इसलिए ये भी देखने को मिलता है। एपिलेप्सी वगैरह ये सब देखने को मिल जाती हैं। अब इसका क्लास, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका क्लासिफिकेशन। ये 4 टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पहला ये होता है रिलैप्सिंग और रिमिटिंग। रिलैप्सिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, देखो उसको समझो, बहुत सिंपल है। रिलैप्सिंग का मतलब होता है चीजों का बढ़ना, मतलब पे आना, और रिमिटिंग का मतलब स्टॉप हो जाना। यानी ऐसे लोगों में मालूम क्या, अब मैं आपको ना बहुत अच्छे ग्राफ की फॉर्म में समझाऊंगा, एकदम 4 टाइप के होते हैं, ग्राफ की फॉर्म में समझाऊंगा, इतना अच्छे से समझ आएंगे बिल्कुल। क्या करो, ग्राफ बना लो। अब इन रिलैप्सिंग, इसको बोलते हैं आरआर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, RRMS। अब ये 2-2 मार्क्स में सीधा पूछ लेते हैं, या इन चारों को 8 मार्क्स में अकेला पूछ लेते हैं, या फिर पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स में आ गया तो भी ये अंदर आपको लिखना ही है। ये 4 सब टाइप इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है रिलैप्सिंग, मतलब पेशेंट, जैसे सपोज पेशेंट को आता है, चलता है, सडन सिम्टम आए और कुछ दिन बाद उसके सिम्टम चले गए। अब कुछ हफ्तों के लिए सिम्टम नहीं है, सब नॉर्मल, ऐसा लगेगा जैसे पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गया, फिर आ जाएंगे कुछ हफ्तों बाद, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। इस तरीके से पेशेंट होता है कि सिम्टम्स उसके आते हैं, बहुत भयंकर आते हैं, कुछ हफ्तों तक आते हैं, बहुत भयंकर है, कुछ हफ्तों तक रुके, फिर कंप्लीटली एकदम ऐसा लगेगा कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। ये कैसे हो गया, इसको तो कोई सिम्टम नहीं आ रहा, तो कंप्लीटली ठीक, स्टॉप, फिर आ जाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर रुक जाएंगे। इस तरीके से चलते हैं पेशेंट। पहला होता है रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग टाइप, यानी पेशेंट एक्सपीरियंस पीरियड ऑफ न्यू सिम्टम्स और रिलैप्सेस that develop over days or weeks and usually improve partially or completely। हर बार उसको कुछ नए सिम्टम्स आते हैं, एक बार जैसे अभी कुछ सिम्टम्स आए, ठीक हो गए, आपको लगे अरे ये तो ठीक हो गए पूरे, फिर अगली बार कुछ और नए सिम्टम आ जाएंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे, फिर कुछ फिर और नए आ जाएंगे। यानी इसमें आपके आप प्रॉब्लम आएंगी, ठीक हो जाओगे, प्रॉब्लम आएंगी, यानी गैप रहेगा। इस तरीके से इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे पेशेंट के लिए तो ये ग्राफ रहेगा। ये इसका मतलब क्या है कि रिलैप्सिंग है ये वाला टाइम। और जो ब्रेक है
ये इसका रिमिटिंग टाइम है, यानी इस जगह पे पेशेंट स्टॉप है, इसको इस टाइम पे कोई तकलीफ नहीं आ रही। मगर इसमें क्या हर बार नए सिम्टम्स आते हैं, हर बार आपको, जैसे अभी उसको समझो इस बार उसको हेडेक हुआ, अब हेडेक क्यों 7-8 दिन बाद चला जाएगा, और फिर उसको 5 दिन बिल्कुल हेडेक नहीं होगा, अगली बार फिर कुछ और नए सिम्टम आ जाएंगे। आप बोलोगे तो पेशेंट ठीक हो गया, फिर पता चलता नहीं अगली बार फिर कुछ नए आ गए। इसको बोलते हैं रेमिटिंग और रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग। सेकंड दूसरा वन होता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एंड रिलैप्सिंग, ये इसी का टाइप होता है। इसमें मालूम क्या होता है, इसका भी ग्राफ प्लॉट करूंगा तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्या होता है। इसमें पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर एक बार ऐसे सिम्टम आते हैं कि वो जाते ही नहीं, कभी नहीं जाते, फिर आ गए फिर वो कभी नहीं जाएंगे। यानी इसमें अगर देखें तो दो फेज बन गए। पहला फेज होता है प्राइमरी डिग्री, इसको प्राइमरी फेज बोल सकते हो कि नहीं, प्राइमरी फेज कि इसमें आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे। दूसरा होता है सेकेंडरी डिग्री, यानी एक बार आ गए फिर जब दोबारा लौट के नहीं गए तो आप बोलोगे कि अब ये पेशेंट का सेकेंडरी फेज हो गया, क्योंकि इसमें गए ही नहीं। यानी क्या लिखा था, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एंड रिलैप्सिंग। पहले तो प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग चल रहा था, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस चला गया, रिमिटिंग सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। जो सेकेंडरी है वो रिमिटिंग कंटिन्यूअसली, वो रुका नहीं, फिर वो पेशेंट द्वारा ठीक नहीं होगा। यानी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग मसल अटैक आर फॉलोड बाय इनकम्प्लीट रिकवरी। अब कोई रिकवरी नहीं होगी, पहले तो सिम्टम्स आ रहे थे और खुद से ही ठीक हो रहे थे, फिर आ रहे थे फिर खुद से ठीक हो रहे थे, अब एक बार आ गए तो फिर वो कभी ठीक नहीं होंगे। बाय इनकम्प्लीट रिकवरिंग एंड क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ फंक्शन एंड डिसेबिलिटी, यानी अब फंक्शन जो उसके अब डिसेबिलिटी कब बोलते हो, जब कंप्लीटली लॉस हो जाए। पहले तो ये हो रहा था कि आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे जा रहे थे। ये दूसरा होता है कि इसमें पेशेंट को आ रहे जा रहे, लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि उसके फंक्शन पूरे ही चले गए। तो ये जनरली ये डिसीज के 6 से 10 साल बाद ऐसा होता है। 6 से 10 साल तक तो ऐसे सिम्टम चलते हैं, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि एक बार आ गए फिर भी सिम्टम जाते नहीं और आप कंप्लीटली डिसेबल हो जाते हो। इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एंड रिलैप्सिंग रिमिटिंग सेकेंडरी, यानी एसपीएमएस। वो था आरआरएमएस, आरआर यानी रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग, और ये वाला है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। ठीक है, दो क्लियर। अब थर्ड वन पे चलते हैं। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन बिल्कुल सिंपल है। थर्ड वन ना भैया, थर्ड वन में क्या होता है, एक बार थर्ड वन ऐसा होता है, थर्ड वन में सिम्टम आए इसकी ग्राफ बनाओ। देखो ग्राफ बनी हुई नहीं, मैंने खुद जब याद करा मैंने खुद से ग्राफ बना के करा, ग्राफ ऐसे बन तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हुई। क्या इसमें पेशेंट को क्या होता है कि सडन नहीं आते, बाकी सब में तो आप सिम्टम्स क्या देख रहे थे, सडन आ रहे थे फिर सडन गायब हो रहे थे। इसमें पेशेंट को सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे आते हैं, बहुत धीरे धीरे, मगर वो कभी ठीक नहीं होते, चले चले जाते हैं। एक बार आना स्टार्ट हुए फिर वो कभी रुकेंगे नहीं, मगर ये सिम्टम्स बहुत स्लो डेवलप होते हैं, धीरे धीरे आते हैं, सडन सडन नहीं आते। आज पेशेंट को हेडेक की तकलीफ को थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो धीरे धीरे कई सालों तक बहुत तेज हो जाएगा, मगर वो सर दर्द बीच में बंद नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे चलता चला जाएगा। ये होता है प्रोग्रेसिव। इसमें प्रोग्रेसिव होती है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव यानी ये स्टार्टिंग से ही प्रोग्रेसिव है, ये शुरुआत से ही प्रोग्रेसिव है। यानी दिस फॉर्म इज फॉर्म, ये जनरली जो अगर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर लेट एज में होता है, 45 साल के ऊपर होता है, तो जनरली आपको ये वाला होता है, ये वाला आपको प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है अगर लेट एज में हो थोड़ा। इसमें क्या होता है, पेशेंट एक्सपीरियंस अ ग्रेजुअल ऑनसेट, एक ग्रेजुअल ऑनसेट और स्टडी प्रोग्रेशन, यानी ऐसा नहीं कि बीच में कहीं कोई रुकेगा कि चलो एक फेज आ गया रुक जाओ, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन, स्टडी प्रोग्रेशन ऑफ साइन एंड सिम्पटम विदाउट एनी रिलैप्सेस। ठीक है, अब इसी का नया फॉर्म लगा दो, इसमें थोड़ा सा रिलैप्स डाल दो। बोले क्या करें सर, बोले इसको नेक्स्ट फॉर्म बनाना है तो बस ऐसा कर दो क्या कि प्रोग्रेस हुए फिर एक हल्का सा रिलैप्स आ गया, फिर प्रोग्रेस हुए फिर रिलैप्स आ गया, फिर प्रोग्रेस हुए फिर रिलैप्स आ गया। अगला वन ये होता है सेकंड। अपन जो अगर आपको ये वाला याद हो, इससे पहले जो मैंने आपको सेकेंडरी प्रोग्रेसिव बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें बताया था कि सिम्टम्स के पेशेंट आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे जा रहे थे, फिर एक बार ऐसा फेज आया कि एक बार आए और चलते चले गए। इसमें और इसमें क्या अंतर होता है मालूम, इसमें एकदम डेवलप हो रहे थे, इसमें एकदम डेवलप नहीं होते, इसमें ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। होता है इसी का सब टाइप है, वो ग्रेजुअली डेवलप रहे, मगर बीच में क्या थोड़ा आपको ऐसा लगेगा जैसे पेशेंट नॉर्मल हो गया, मगर नॉर्मल होने का मतलब इसमें क्या था, इसमें नॉर्मल होने का मतलब था कि अगर आपको हेडेक था वो कंप्लीटली हेडेक चला गया था। इसमें हेडेक अगर था वो कंप्लीटली चला गया था, इसमें हेडेक जाता नहीं है। इसमें अगर हेडेक अगर आपको अभी जो नॉर्मल एक हेडेक हो रहा था उसी फेज पर रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं,
मगर उसी फेज पे हेडेक आपको कंटिन्यूअसली हो रहा है, रुका हुआ है, फिर बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा। ये नहीं होगा कि खत्म हो जाएगा, इसमें तो आपका खत्म भी हो रहा था, इसमें कोई चीजें खत्म नहीं होंगी, हो रहा है, फिर भले रुक जाएगा मगर वो उसी फेज पे रुका हुआ है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, नहीं नहीं, नॉर्मली इसी तरीके से ये होता है आपका प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग। ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, समझ गए। पहला वाला एक बार हम देखें तो हमने क्या बात करी थी। पहला वाला हमारा था कि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली सिम्टम आ रहे थे जा रहे थे, यार जो पुराने वाले थे वो ठीक हो रहे थे, नए नए वाले आ रहे थे। इसमें क्या होता, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, मगर एक ऐसा समय आया कि एक बार आ गए फिर भी जीवन भर गए ही नहीं, आ रहे जा रहे थे, ठीक है। फिर एक ऐसा आया इसमें आ रहे जा रहे जैसा कुछ नहीं, स्टार्टिंग से ही एक बार हुए लेकिन वो नॉर्मल सिम्टम्स थे मगर वो कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए, रुके नहीं। इसमें क्या सिम्टम्स नॉर्मली स्टार्ट हुए थे, आ रहे जा रहे वाली चीज नहीं है, नॉर्मली स्टार्ट हुए मगर बीच में एक गैप मिल रहा था, वहां सिम्टम्स बढ़ नहीं रहे थे फिर बढ़ रहे थे, फिर बढ़ नहीं रहे थे फिर बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि आ रहे जा रहे होना है। इनिशियली प्रेजेंटिंग एज, आपको स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि ये वाला है, क्या बोलते हैं पीपी वाला, ये वाला कि कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो बोलेगा इनिशियली तो आपको ऐसा लगेगा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, मगर बीच में आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल जाता है, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा अभी सिम्टम जो थे वो ही है, अभी एक महीने से कोई सिम्टम बढ़े नहीं, यानी मेरी अभी क्या रिलैप्सिंग फेज आ गई, मगर जो थे मगर वो हैं वो खत्म नहीं हुए, पहले वालों में वो खत्म हो गए थे। तो इनिशियली प्रेजेंटिंग इज PPMS, however during the course of the disease the individual develop true neurological exhibition, इसमें जो स्टडी प्रोग्रेशन ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल डैमेज विद सुपर इम्पोज्ड रिलैप्स एंड रिमिशन, यानी जो सुपर इम्पोज्ड रिलैप्स, ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स थे वो कंप्लीटली चले गए, जो सिम्टम्स थे वो तो वहीं के वहीं हैं, सिम्टम्स अभी की अभी अभी भी वहीं के वहीं है, बस वो क्या हो रहा है, बस वो जो जिस फेज पे थे वहां वो रुक गए, फिर वो वहीं से बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जीरो हो गए। बाकी सब में पहले तो अपन ऐसा बोल रहे थे खत्म हो गए फिर जीरो से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ये इसके चार टाइप है, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव पढ़ा था, ये रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग, पहला वाला रिमिटिंग रिलैप्सिंग। फोर्थ वाले में हमने क्या पढ़ा था, ये थर्ड वाले का ही एक्सटेंडेड फॉर्म था। इसमें क्या था कि थर्ड वाले में हमने जो पढ़ा था इसमें ये था कि कंप्लीटली प्रोग्रेसिव है, एक बार सिम्टम चालू हुए तो कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाएंगे। इसमें ये होता था बस इतना कि ये जो सिम्टम्स चालू होते थे ना, जैसे सपोज करो किसी को कोई सिम्टम आए, बढ़ेंगे ग्रेजुअली, सर दर्द हो रहा है, लेकिन आपको एक महीने तक सर दर्द आपको जिस स्टेट में पहले हो रहा था उसी स्टेट में होगा, वो सर दर्द पहले से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। मगर इसमें ये नहीं होगा कि बंद ही हो जाए, जो पहले और दूसरे वाले में क्या देख रहे थे कि जीरो बिल्कुल बंद हो रहा था, नए सिम्टम्स आ रहे थे, यहाँ बंद नहीं होता, बस ये होता है कि आपको जिस स्टेज में हो रहा था उसी स्टेज में रुक जाती है चीजें, फिर उसी स्टेज से स्टार्ट होंगी, ऐसा नहीं कि फिर जीरो से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती, नहीं, फिर वहीं से फिर रुक जाएगा, फिर वहीं से, इस तरीके से होता है, बस इसी का एडवांस फॉर्म होता है। इसमें बस थोड़ा सा रिलैप्स डाल दो, प्राइमरी वाले में थोड़ा सा अगर गैप गैप डाल दो बीच में तो प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग हो जाता है, और कोई अंतर नहीं होता, ये मगर रेयर होता है, इतना ये रेयर होता है, ठीक है। ये चारों हमने पढ़ लिए। डायग्नोस कैसे करोगे, मैंने अभी खुद बताई थी, एमआरआई के व्हाइट मैटर में मैंने कहा था वो ग्रेइश कलर के, तो वही डार्क अपीयरेंस दिखेगा, तो एमआरआई स्कैन कराओगे तो नॉर्मल जो व्हाइट मैटर है वो आप कैसा डार्क दिखेगा विद लो सिग्नल इंटेंसिटी, ठीक है। T2 मैंने बताया कि क्यों डार्क दिखेगा, क्योंकि ग्रेइश कलर का वहां पे क्या बन रहा है, स्कार बन रहा है ना, कि नहीं बन रहा है। प्लस एक और चीज, न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हो, फिजुअल इफेक्ट पोटेंशियल, ये क्या टेस्ट होता है, ये टेस्ट क्या होता है, देखो ये टेस्ट आपकी नर्व में होता है, ये टेस्ट इसलिए कराते हैं, आपने सोचा कि मुझे बाइसेप का फ्लेक्शन करना है, जब आपने सोचा ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, वहां से कमांड आया, इसको ये पूरे होने में टाइम पीरियड सेट होता है, इससे ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लगना चाहिए, उसको बोलते हैं लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने सोचा कि लाइन बिटवीन स्टिमुलेट्स ऑफ अ नर्व एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, मैंने नर्व को स्टिमुलेट करा कि मुझे बाइसेप का फ्लेक्शन करना है, और फिर वो वहां से कमांड आकर अब वो मसल होगी कॉन्ट्रेक्शन, तो उसके बीच में टाइम पीरियड होता है कि नहीं, वो बहुत मिली सेकेंड्स का होता है। मगर अगर आपको मल्टीप्लस कॉसेस हो गई तो वो क्या, नर्व डैमेज हो गई, नर्व डैमेज मतलब क्या, कंडक्शन बंद हो गए, कंडक्शन बंद हो जाएंगे तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप सोचोगे ब्रेन में धीरे धीरे करके कमांड पहुंचेगी, तो ये जब आप नर्व पोटेंशियल इवोक्ट टेस्ट कराते हो तो उसमें लेटेंसी पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा मिलता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आपका 110 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, मगर ऐसे पेशेंट्स में आपका जो लेटेंसी पीरियड है वो बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा। क्यों बड़ा मिलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, माइलिन सिटी तो कम्युनिकेट करती हैं, वो डैमेज हो गई हैं। अब वो डिपेंड करता है कितने परसेंट डैमेज है, अगर 50% डैमेज है तो 50% से आपका लेटेंसी पीरियड बढ़ जाएगा, 100% डैमेज होगी तो काम ही खत्म।
20% है तो 20% से बढ़ जाएगा। तो जितनी माइलिन सीट डैमेज है उस पर ये डिपेंड करेगा कि कितना आपका लेटेंट पीरियड बढ़ रहा है। ठीक है, लंबर पंचर टेस्ट करा लो। लेकिन देखो लंबर पंचर टेस्ट यहाँ इतना फिर कॉमन नहीं रहेगा, क्योंकि लंबर पंचर टेस्ट तो आपको ये बता देगा कि हाँ बॉडी में कुछ ना कुछ इम्यूनिटी, क्या एंटीबॉडीज मिल जाएंगे ना। अब आप बोलोगे सर सीएसएफ में एंटीबॉडीज क्यों मिल गई? सीएसएफ में डब्ल्यूबीसी की जरूरत है क्या? नहीं, मगर फिर भी सीएसएफ में डब्ल्यूबीसी मिल रही है, मतलब क्या कि बॉडी में कुछ ना कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो लंबर पंचर समटाइम्स टू एग्जामिन सीएसएफ फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड करके लेंगे तो ये बहुत बड़ी इसमें लाइन लिखी है, ये बहुत अच्छा नाम होता है, डेट इज प्लियोसाइटोसिस। प्लियोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? प्लियोसाइटोसिस का मतलब होता है आपका इंक्रीज सेल काउंट मेजरली डब्ल्यूबीसी इन सीएसएफ। प्लियोसाइट का होता है एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट ऑफ किसका? डब्ल्यूबीसी का सीएसएफ में। ये आपको ये बड़ा मिलेगा, आपको ये जरूर बता देगा। आप सर फिर बोलोगे डब्ल्यूबीसी तो तब भी बड़े हो सकते हैं कि बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन। हाँ बिल्कुल, इसीलिए सीएसएफ इतना प्रॉपर टेस्ट नहीं होता। वो ये जरूर बता देगा कि आपको ये मिल रहा है, यानी कोई ना कोई ब्रेन से रिलेटेड चीज हो रही है, फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जाओगे। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं होता लंबर पंचर टेस्ट इसमें। क्यों? आप खुद समझ रहे हो, डब्ल्यूबीसी दिखा देगा, डब्ल्यूबीसी हजारों रीजन की वजह से बढ़ सकते हैं, क्या पता कोई इन्फेक्शन हो गया, सीएनएस इन्फेक्शन, सब कुछ पढ़ के आए थे। तो फिर क्या टेस्ट कराएं? बोले सबसे अच्छा था, हमने मैंने बताया था जेनेटिक मार्कर, वो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। प्लस एक इंपॉर्टेंट टेस्ट और एक और चीज होता है सीएसएफ में, आपको एक इंपॉर्टेंट और चीज मिलेगी, वो मिलेगी आईजी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आईजीजी क्यों मिलेगी? हमारे में पता है ना 5 एंटीबॉडी होती है गैमडे, गैमडे होती है ना, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। तो जो आईजीजी होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल, ये वाली इम्यूनिटी सीएसएफ में बढ़ जाती है। प्रोटीन में ये जब बढ़ जाती है ना, इसी को बोलते हैं ओलिगोक्लोनल एंटीबॉडी। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं और ये याद रखना, ओलिगोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी जब भी डेवलप होती है जब आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, इसलिए ये एंटीबॉडीज आपको देखने को मिल जाती है कहाँ? सीएसएफ में। ठीक है, तो आपके स्पाइनल फ्लूइड में आपको अगर ओलिगोक्लोनल एंटीबॉडीज दिख रही है तो आप बोल सकते हो कि अच्छा पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है। यानी क्यों ओलिगोक्लोनल एंटीबॉडी तभी जनरेट होगी जब वो आपकी माइलिन सीट को खा रहा है। ठीक है, तो आप जेनेटिक मार्कर टेस्ट कराइए और ओलिगोक्लोनल टेस्ट कराइए। लास्ट वन डिफरेंशियल डायग्नोस होता है। डिफरेंशियल डायग्नोस का मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती है जो इसकी तरह सेम टू सेम दिखती है, तो उनसे आप कैसे अलग करेंगे? जैसे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है सिस्टेमिक लूपस अर्थमेटिस। सिस्टेमिक लूपस अर्थमेटिस इज आल्सो अ इन्फ्लेमेटरी डिसीज। इसमें क्या होता है? ये भी हमारी खुद की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ही होता है। इसमें हमारी मालूम किसमें किसको डैमेज, हाँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो नर्व को डैमेज करते हैं, इसमें हमारे टिश्यूज, जॉइंट, स्किन और ऑर्गन उनको डैमेज करने लग जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सिस्टेमिक लूपस अर्थमेटिस और इनसे अलग से हमें टेस्ट करना पड़ता है। सेकंड वन होता है ग्रेनुलोमस डिसऑर्डर। ग्रेनुलोमा डिसऑर्डर होता है सार्कोडाइसिस। सार्कोडाइसिस क्या होता है? सार्कोडाइसिस होता है ग्रोथ ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। नॉर्मल आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी सेल्स आपके बॉडी में एबनॉर्मल कहीं कहीं जगह पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली का मालूम कहाँ होता है? लंग्स में, लिम्फ नोड्स में, आई में, स्किन में। तो ये भी आपको ऐसा लगता है कि अरे उसमें भी इन्फ्लामेशन है, इसमें भी इन्फ्लामेशन है, तो आपको लगता है कि कहीं पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस ना हुआ हो, मगर वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ना होकर सार्कोइडोसिस होता है। तो ये बहुत सारी ऐसे वेस्कुलाइटिस, लाइम डिसीज होती है, इसकी एमआरआई और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एमआरआई सेम दिखती है। वेस्कुलाइटिस का मतलब मालूम क्या होता है? जो वेसल्स होती हैं, क्या बोलती हैं, उसमें तो नर्व जा रही है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, वेस्कुलाइटिस लाइम डिसीज में वेसल्स जाती है। तो एमआरआई में तो आपको व्हाइट मैटर एकदम ऐसा ही दिखता है, डार्क, दोनों में एक जैसा ही दिखता है। इसलिए एमआरआई वगैरह ये सब प्रॉपर नहीं बता पाती, इसलिए आप उसको में मेनली जेनेटिक मार्कर टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मार्कर टेस्ट ही आपको आखिरी में बिल्कुल क्लियर करके बताएगा कि हाँ भाई साहब आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है। ठीक है, ट्रीटमेंट में तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सिम्टम्स पे काम करते हैं। अगर पेशेंट को स्पास्टिसिटी डेवलप हो गई है तो क्या करोगे? बैक्लोफेन है ना, डेंट्रोलिन, टाइनिक, ये आपको ड्रग के नाम याद करने पड़ेंगे और जिनमें ही पेशेंट को दिए जाते हैं। ये तो आप रट्टा मार लेना,
ये ड्रग के नाम है। अगर यूरिनरी बॉवल ब्लैडर की मूवमेंट की प्रॉब्लम है तो एंटीकोलिनेक ड्रग दो, बॉवल सिम्टम आ रहे हैं तो लैक्सेटिव दो, पेन है तो एनसिड दो, एंटी कन्वर्जेंट एंटी डिप्रेसेंटेंट्स दो, है ना, पैराऑक्सिमल यानी सीजर्स आ रहे हैं तो एंटी सीजर दो, फैटीग हो रही है तो अमेंटोडाइन दो, ट्रिमर्स आ रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर दो, अटैक्सिया है तो वॉकिंग एड्स लगाओ, पीटी करो, है ना। तो ये सारे तो आप एक बस ये सारे इसका कोई ट्रीटमेंट हुआ बोले नहीं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं बस वो दवाई खिला दो। और अगर आपका आपका क्या काम है, पीटी वाले क्या करेंगे बोले, जो अगर पेशेंट की अगर हाइपरप्लेसिड हो रही तो काम करो, नहीं चल पा रहा तो चलना सिखाओ, सब कुछ करोगे आप। बस क्या कर सकते हो बोले, ज्यादा उसको आप रोक नहीं सकते, मगर क्या है कि जितना खराब हो रहा है आप उसे कंट्रोल में कर सकते हो, कि जो हो गया वो हो गया, आगे हम रोकने से तो आप मसल्स को वर्क में लगाओगे, वरना मसल वास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट काम नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे मसल्स भी खत्म होने लग जाएंगे। तो पीटी वाले मसल वास्टिंग होने से बचाते हैं इसमें जनरली। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, हम उनकी आगे पीटी न्यूरो में बात करेंगे। अभी ये अलग कुछ ड्रग है, अगर एक्यूट रिलैप्स का ये ड्रग होता है कि अगर आपको जो रिलैक्सिंग फेज आ रहे थे ना, मतलब जनरली अगर वो कुछ लोगों में क्या जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं, तो जनरली नहीं आए तो मिथाइल पैडिनोसोन के ड्रग दिए जाते हैं। और एक रेमिटिंग वाले में अगर ये बीटा इंटरफ्रंट के ड्रग दिए जाते हैं, जो आपका इसमें क्या हो रहा था, जो आपके इस तरीके से आ रहे थे ना, इस तरीके से, तो इसमें क्या है, ये जल्दी जल्दी ना आए तो ये गैप भर जाए, इस गैप को 30% तक, या फिर ये जो जल्दी जल्दी आ रहे थे इसको 30% तक कम कर देता है बीटा इंटरफ्रोन। ठीक है, ये सब ड्रग है, देखो रोक कोई नहीं पाता, बस आप गैप को कम कर सकते हो या सिम्टम पे काम कर सकते हो, बाकी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। खुद के लिए क्या करोगे, तो फिर इसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं, या फिर इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, वही सारी चीजें करी जाती हैं। इस तरीके से पीपी और एस्पिन में भी कोई जनरली, और अगर प्राइमरी एक बार प्रोग्रेसिव हो गई फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर। एक बार अगर ये प्रोग्रेसिव वाले पढ़ के आए, प्रोग्रेसिव अगर एक बार चीजें बढ़ने लग गई फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप सिर्फ आप क्या कर सकते हो, बस सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या मिलेंगी, लिख दो आप, ये 10,000 चीजें मन से लिख दो, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लॉस ऑफ विजन, बैलेंस, बॉबा ब्लैडर कंट्रोल, डिप्रेशन, मायोक्रोना, स्वेलिंग प्रॉब्लम, पेन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, हियरिंग लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, ये लिखने की जरूरत 10,000 चीजें आप भी लिख सकते हो। आपको भी पता है कि अगर नर्व गई तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो वही सारी इसकी क्या हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गई। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं। डेट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर।